नमस्कार विद्यार्थियों, बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हमने प्रबंध के सिद्धांत के अंदर हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों को पढ़ा। तत्पश्चात हमने प्रबंध की तकनीक में हेनरी फ्योल का सिद्धांतों के विकास में क्या योगदान रहा वो पढ़ा। सामान्य जानकारी के अनुसार हमने ग्रू पीटर ड्रकर के बारे में भी पढ़ा और प्रबंध की तकनीक और नवीन प्रवृत्तियों के आज की प्रतिस्पर्धा युग में जो प्रबंध की तकनीक और नवीन प्रवृत्तियाँ उभर कर जो सामने आई उसके मुख्य बिंदुओं को कल हमने पढ़ा विद्यार्थियों। उसके अंदर मुख्य रूप से उद्देश्य के द्वारा प्रबंध, अपवाद के द्वारा प्रबंध, व्यूह रचनात्मक प्रबंध, उत्पादकता प्रबंध, प्रौद्योगिकी प्रबंध, प्रबंध सूचना प्रणाली, परिवर्तन का प्रबंध, संघर्ष का प्रबंध, परिचालनात्मक प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध, तंत्र दृष्टिकोण, आकस्मिकता या संयोगिक दृष्टिकोण। इस संबंध में हमने विभिन्न प्रकार की प्रबंध की तकनीकों को पढ़ा। उसमें मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इन तकनीकों में जो मुख्य रूप से उद्देश्य के द्वारा प्रबंध और अपवाद के द्वारा प्रबंध और व्यूह रचनात्मक प्रबंध मुख्य रूप से है, इन्हें हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है उद्देश्य के द्वारा प्रबंध। विद्यार्थियों, हम सब का एक ना एक उद्देश्य होता है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आप तक ज्ञान किस प्रकार से पहुंचाऊं और आपका उद्देश्य है कि आप ज्ञान को प्राप्त कर कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में उच्चतम से उच्चतम अंक हासिल कर सकें। विद्यार्थियों, इसी प्रकार एक संगठन का भी एक उद्देश्य होता है और उद्देश्यों के द्वारा जो प्रबंध किया जाता है वो संगठन आज के प्रतिस्पर्धा युग में स्वाभाविक रूप से टिके रहते हैं। विद्यार्थियों, अगर मैं उद्देश्य के द्वारा प्रबंध की अगर मैं बात कहूं तो आज मैं सामान्य जानकारी उद्देश्य के द्वारा प्रबंध की दूंगा। उसके पश्चात उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति, उसके स्वभाव के बारे में बताऊंगा विशेषताओं के माध्यम से। फिर उद्देश्य द्वारा प्रबंध के गुणों के बारे में हम बात करेंगे। और विद्यार्थियों, एक बात तो निश्चित है कि जहां हम पहले गुण विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहां अंतिम रूप से उद्देश्य के द्वारा प्रबंध के बारे में, उसकी सीमाएं यानी कि उसकी बुराइयों के बारे में भी पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक गौर करना, एक एक चीज़ को मैं 2 बार बोलकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों, और इसे समझने का प्रयास करना। विभिन्न प्रकार के उद्देश्य द्वारा प्रबंध को सामान्य जानकारी, सामान्य अर्थ में हम समझेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने क्या क्या कहा, और निष्कर्ष रूप परिभाषा के रूप में भी हम उद्देश्य द्वारा प्रबंध को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, ध्यान देना विद्यार्थियों, अगर हम आज के युग, आधुनिक युग या फिर 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो अनेक नई अवधारणाएं और तकनीक आज के प्रतिस्पर्धा युग में उभर कर हमारे सामने आई। उसमें प्रमुख रूप से उद्देश्य के द्वारा प्रबंध अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में उभरा। विद्यार्थियों, गौर करें, आज की सदी या फिर प्रतिस्पर्धा इस युग में विभिन्न प्रकार की तकनीकें, विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हमारे सामने उभर कर सामने आई, मगर उद्देश्य के द्वारा प्रबंध की जो तकनीक थी वो अपने आप में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती थी एक संगठन को सुदृढ़ चलाने और एक संगठन को लाभार्जन शक्ति उसकी बढ़ाने, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध महत्वपूर्ण रूप में उभरा। विद्यार्थियों, गौर करें। इसी तौर पर मैं आगे की कड़ी की ओर बढ़ता हूं। विद्यार्थियों, सन 1954 के अंदर, विद्यार्थियों गौर करें, सन 1954 के अंदर पीटर एफ ड्रकर ने इस विचार को प्रतिपादन किया। इस विचार उद्देश्य के द्वारा प्रबंध का प्रतिपादन किसने किया? सन 1954 में पीटर एफ ड्रकर ने किया। विद्यार्थियों, गौर करें। उद्देश्य के द्वारा प्रबंध में अगर मैं बात करूं तो प्रबंध की विशेषताओं में हमने सबसे पहले जो विशेषताएं पढ़ी थी उसमें भी प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण होता है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। विद्यार्थियों, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उन तमाम परिणामों तक पहुंचने के लिए हमारा एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बिना कुछ काम की चीज़ें नहीं होती है। अगर मैं बात कहूं, एक विद्यार्थी भी एक नाव की तरह है और उसे संचालन करने वाला एक नाविक। अगर नाविक के पास भी उद्देश्य नहीं है तो वो नाव कहीं ना कहीं जाकर जो पानी की लपटों से जाकर टकरा कर गिर जाएगी। तो है ना, उद्देश्य होना जरूरी है हर काम के लिए। तो विद्यार्थी गौर करें, सन 1954 में ड्रकर ने इस विचार का प्रतिपादन किया। प्रोफेसर स्ले ने परिणामों द्वारा प्रबंध नाम इसका प्रस्तुत किया। प्रोफेसर स्ले करके प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने परिणामों द्वारा प्रबंध इसका नाम प्रस्तुत किया। विद्यार्थी गौर करें। इसी रूप से आगे की ओर हम बढ़ते हैं। टेरी करके प्रबंध शास्त्री जिन्होंने इसके बारे में क्या कहा उसके बारे में पढ़ते हैं।
प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। विद्यार्थियों, प्रबंध क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण है, जिसका मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है ये कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों, अगर टेरी प्रबंध शास्त्री वे जो कह रहे हैं कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण है जो कुछ उपलब्धियों को, कुछ परिणामों को, कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये टेरी कह रहे हैं उद्देश्य के संदर्भ में। वास्तविक प्रबंध लक्ष्यों को केंद्रित करके ही प्राप्त करना होता है। अगर वास्तविक रूप से अगर बात करें तो वास्तविक प्रबंध क्या होता है? रियलिटी प्रबंध क्या होता है? लक्ष्यों को केंद्रित करना, एक लक्ष्य को निर्धारित रूप में निश्चित करना, उन लक्ष्यों तक पहुंचना, उन केंद्रित करके उनको प्राप्त करना, उन लक्ष्यों तक किस प्रकार पहुंचा जाए उसे केंद्र बिंदु पर लाकर उन लक्ष्यों तक पहुंचना वास्तविक प्रबंध कहलाता है। विद्यार्थियों, कुंटज एवं डोनेल करके प्रबंध शास्त्रियों ने क्या परिभाषा दी? विद्यार्थी गौर करें। स्पष्ट उद्देश्यों के बिना प्रबंध करना एक अव्यवस्थित कार्य है। विद्यार्थियों, अगर आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है, आपके पास कोई एक लक्ष्य ही नहीं है, अगर आप प्रबंध कर रहे हो तो वो आपका एक अव्यवस्थित कार्य है। उस कार्य की कोई योजना निर्धारित नहीं है, उसका योजना होना जरूरी है। तो कुंटज डोनेल प्रबंध शास्त्री कहते हैं कि स्पष्ट उद्देश्यों के बिना, हमारे पास क्लियर उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या, इस संगठन के लिए हमें क्या प्राप्त करना है। स्पष्ट उद्देश्य के बिना प्रबंध, अगर आप प्रबंध कर रहे हो तो एक अव्यवस्थित कार्य है। विद्यार्थियों, अगर हम सरल शब्दों में कहें विद्यार्थियों, तो सरल शब्दों में इसका क्या अर्थ है? विद्यार्थियों गौर करें। समस्त प्रबंधकीय कार्य, एक प्रबंधक के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, उसे प्रबंधकीय कार्य कहा जाता है। समस्त प्रबंधकीय कार्यों का उद्देश्य अभिमुखी होना चाहिए, अभिमुखी होना चाहिए कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध है। विद्यार्थी गौर करें, समस्त प्रबंधकीय कार्यों का उद्देश्य अभिमुखी होना उद्देश्य द्वारा प्रबंध है। विद्यार्थी, सरल शब्दों में हम बात कर रहे हैं उद्देश्य के द्वारा प्रबंध की, तो समस्त प्रबंधकीय कार्यों का उद्देश्य अभिमुखी होना ही उद्देश्य द्वारा प्रबंध है। यानी प्रबंधकीय कार्य का उद्देश्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए, अभिमुखी होने चाहिए, वही उद्देश्य के द्वारा प्रबंध कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो क्या है इसका तात्पर्य? उद्देश्य द्वारा प्रबंध का निर्धारण करके उनके आधार पर प्रबंध प्रक्रिया करने से, उद्देश्यों के द्वारा हम उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध का निर्धारण करेंगे, हमें क्या प्रबंध करना है, उनके आधार पर जो प्रबंध की प्रक्रिया चलेगी उसे ही उद्देश्य द्वारा प्रबंध कहा जाता है। विद्यार्थी गौर करें, मैं दूसरी बार और बोल रहा हूँ, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध का निर्धारण करना है। कैसे निर्धारण करना है? उद्देश्यों के माध्यम से। हमें प्रबंध का, हमें क्या प्रबंध करना, उसका निर्धारण करके उनके आधार पर जो प्रबंध प्रक्रिया चलती है, प्रबंध की जो प्रक्रिया चलती है, उस प्रबंध की प्रक्रिया क्या को उद्देश्य द्वारा प्रबंध कहा जाता है। विद्यार्थी तो गौर करें, सन 1954 में प्रबंध ड्रैगन ने इसकी विचार को प्रतिपादित किया। प्रोफेसर स्ले ने परिणामों के द्वारा प्रबंध नाम प्रस्तुत किया। टेरी ने प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, ये कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वास्तविक प्रबंध लक्ष्यों को केंद्रित करके प्राप्त करना है। इसी आधार पर कुंटज और डोनेल की हमने परिभाषा दी, सरल शब्दों में बताया और दूसरे शब्दों में भी बताया। उद्देश्य द्वारा प्रबंध का निर्धारण करके उनके आधार पर प्रबंध प्रक्रिया करने से उद्देश्य द्वारा प्रबंध बताया गया। विद्यार्थियों, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंध को वास्तविक रूप में, उद्देश्य अनुसार प्रबंध को वास्तविक रूप में हम कैसे देखते हैं? कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वास्तविक रूप में उद्देश्य द्वारा प्रबंध, यानी कि प्रबंध के अंदर हम उद्देश्यों के आधार पर हम कैसे प्रबंध करते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, उस तकनीक को समझने का प्रयास करेंगे। प्रबंधकों तथा अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सामान्य लक्ष्य तक पहुंचना व निर्धारण करना। विद्यार्थियों, एक संगठन के अंदर प्रबंधक होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, उनके द्वारा संयुक्त रूप से वो मिलकर कार्य करेंगे। अपने सामान्य जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए संगठन के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए, संगठन को संचालन करने के लिए, वहां तक पहुंचना और निर्धारण करना उद्देश्य के द्वारा प्रबंध कहलाता है। व्यक्तियों का उत्तरदायित्व, व्यक्तियों का यहाँ क्या उत्तरदायित्व है? परिणामों और लक्ष्यों तक की प्राप्ति। व्यक्तियों का यहाँ उत्तरदायित्व होता है, व्यक्तियों की यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। व्यक्ति यानी जो कर्मचारी, जो अधीनस्थ हैं, जो कार्य करते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी, उनका परिणामों या लक्ष्यों तक की प्राप्ति, परिणामों तक पहुंचना, लक्ष्यों को प्राप्त करना उद्देश्य द्वारा प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधीनस्थों द्वारा अपने कार्यों की योजना बनाना। विद्यार्थियों, अधीनस्थ अपने कार्य की एक योजना बनाएंगे, एक नियोजन करेंगे तथा अधिकारियों द्वारा उन कार्यों की प्रगति, उन कार्यों, उन्होंने कितना कार्य किया, उनकी कितनी प्रगति हुई है, उन्होंने क्या परिणाम प्राप्त किए हैं, उनका मूल्यांकन करने की एक समयबद्ध व्यवस्थित प्रणाली, समय के अनुसार, समय के साथ
उनका मूल्यांकन करना, उनकी प्रगति को जांचना, ये एक व्यवस्थित प्रणाली ही एक उद्देश्य अनुसार प्रबंध वास्तविक रूप में हम इस रूप में इसको समझ सकते हैं। यानी प्रबंधकों तथा अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सामान्य लक्ष्यों तक पहुंचना, उनका निर्धारण करना, व्यक्तियों का उत्तरदायित्व परिणामों या लक्ष्यों तक की प्राप्ति होना, अधीनस्थों द्वारा अपने कार्य की योजना बनाना तथा अधिकारियों के द्वारा उन योजनाओं तक उन्होंने क्या प्रगति की है, उन्होंने क्या परिणाम प्राप्त किए, उनका मूल्यांकन करना। इस समयबद्ध व्यवस्थित प्रणाली ही उद्देश्य अनुसार एक वास्तविक प्रबंध की रूप कहलाती है। विद्यार्थियों, दो प्रबंध शास्त्री हुए राया के अनुसार। राया प्रबंध शास्त्री उन्होंने क्या परिभाषा दी? गौर करें, उद्देश्य के द्वारा प्रबंध की यह प्रबंध का परिणाम अभिमुखी दर्शन है। विद्यार्थियों, कैसा है ये? राया क्या कह रहे हैं? यह प्रबंध का परिणाम अभिमुखी दर्शन है जो उपलब्धि तथा परिणामों पर बल देता है। विद्यार्थियों, राया करके प्रबंध शास्त्री ये कह रहे हैं यह प्रबंध का परिणाम अभिमुखी दर्शन है। कैसा दर्शन है? अभिमुखी दर्शन है जो उपलब्धि तथा परिणामों पर बल देता है। आपने क्या उपलब्धि प्राप्त की है, आप किस परिणाम तक पहुंचे हैं, उसके आधार पर राया ये परिभाषा दे रहे हैं। ऑरेन उरिस करके प्रबंध शास्त्री है वो परिभाषा दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक सरल अवधारणा है। विद्यार्थी गौर करें, क्या बता रहे हैं? ये एक सरल अवधारणा है। ये वांछित परिणाम, जो हमें परिणाम पाने हैं, वांछित परिणामों से निर्देशित अथवा पथ प्रदर्शित कार्य निष्पादन एवं उपलब्धि है। विद्यार्थी गौर करें, सरल अवधारणा है ये वांछित परिणामों से निर्देशित अथवा पथ प्रदर्शित कार्य निष्पादन एवं उपलब्धि है। पथ प्रदर्शित और जो हमें वांछित परिणाम प्राप्त करने हैं, पथ प्रदर्शित कार्य उन निष्पादन करके उनकी एक उपलब्धि है उद्देश्य के द्वारा प्रबंध। तो ये दो प्रबंध शास्त्री हुए, राया के अनुसार और ऑरेन उरिस के अनुसार। हमने उद्देश्य द्वारा प्रबंध को विभिन्न रूपों में पढ़ा। टेरी के अनुसार पढ़ा हमने, कुंटच के अनुसार पढ़ा, उद्देश्यों के प्रबंध को वास्तविक रूप में हमने खोलकर पढ़ा विद्यार्थियों, अलग अलग रूपों में, और राया के अनुसार पढ़ा, ऑरेन उरिस के अनुसार पढ़ा विद्यार्थियों। अब अगर हम बात करें तो अगर इसकी इन सभी रूपों में पढ़ने के बाद इसकी एक निष्कर्ष रूपी परिभाषा हमारे सामने क्या उभर कर सामने आती है? विद्यार्थियों, वास्तविक रूप से अगर हम एक अर्थ में कहें तो वास्तविक उद्देश्य द्वारा प्रबंध का क्या मतलब होता है, उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, उद्देश्य द्वारा प्रबंध कैसी एक प्रक्रिया है, ये एक कैसी प्रक्रिया है, ये कैसी प्रणाली है? विभिन्न प्रकार के हमने रूपों में पढ़ने के बाद निष्कर्ष रूप में अगर मैं बात कहूं तो विद्यार्थियों गौर करना, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी श्रेणी के जो प्रबंधक है विद्यार्थियों, जो संगठन के अंदर कार्य करते हैं तथा अधीनस्थ मिलकर एक संयुक्त रूप से संस्थागत, विभागीय एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। यानी कि जो संगठन के अंदर प्रबंधक होते हैं और अधीनस्थ होते हैं, ये मिलकर संयुक्त रूप से संस्थागत और विभागीय ये व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। जो संस्था के उद्देश्य होते हैं, जो विभाग के उद्देश्य होते हैं, ये व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और फिर उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंधक की क्रियाओं का संचालन करते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रबंधक की क्रिया होती है। एक कुशल प्रबंधक वही होता है जो सबका नेतृत्व करता है, उन संगठन को उनका निर्देशन कर उनका नियंत्रण कर उनका नियोजन कर उनका समन्वय करता है, उन सभी प्रबंधक की क्रियाओं का संचालन करता है, जिससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है और व्यक्ति, संगठन एवं पर्यावरण में एकीकरण स्थापित किया जा सकता है। व्यक्तियों में, संगठन में और पर्यावरण में एक एकीकरण स्थापित किया जाता है। यही उद्देश्य के द्वारा प्रबंध का मुख्य रूप होता है। तो जो विद्यार्थी निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि एक प्रबंधक और अधीनस्थ मिलकर कार्यों की योजनाओं का निर्माण करते हैं, उन्हें एकीकरण का रूप प्रदान करते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रबंध की क्रियाओं के माध्यम से संसाधनों को प्रभावी रूप से उपयोग करते हैं। निष्कर्ष रूप में अगर हम कह सकते हैं तो ये उद्देश्य द्वारा प्रबंध की परिभाषा हो सकती है या इसका अर्थ हो सकता है। विद्यार्थियों गौर करें, अब हम उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति या फिर उद्देश्य द्वारा प्रबंध के स्वभाव को समझने का प्रयास करेंगे। स्वभाव या प्रकृति, इनकी विशेषताएं क्या है विद्यार्थी, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इन मुख्य बिंदुओं को मैं एक एक बिंदुओं को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों गौर करें, ये एक कार्यात्मक अवधारणा है। विद्यार्थियों कैसी अवधारणा है? ये कार्यात्मक, यानी कार्य की दृष्टि की ओर बढ़ने का प्रयास करती है, यानी कि विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्य की योजना बनाने का ये अवधारणा है, जो कि उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया को अत्यंत महत्व देती है। यानी किसको महत्व देती है? उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया, जो हमने उद्देश्य का निर्धारण किया है उस प्रक्रिया को अत्यंत महत्व देती है। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध की विशेषताओं के अंदर पहला बिंदु है, ये एक कार्यात्मक अवधारणा है। विद्यार्थी गौर करें, जो कि उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया को
अत्यंत महत्व देती है, यानी उद्देश्य की जो निर्धारण, हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया उस प्रक्रिया को अत्यंत महत्व देती है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध ये परिणामोन्मुखी विचारधारा है। ये विचारधारा कैसी है? परिणाम तक पहुंचने की, विभिन्न प्रकार की योजना, विभिन्न प्रकार के क्रियान्वयन से परिणाम तक पहुंचने की ये विचारधारा है विद्यार्थियों। कार्यात्मक अवधारणा है और ये विचारधारा कैसी है? परिणामों को प्राप्त करने की है, यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने की है। इस विचारधारा में सहभागिता की विचारधारा पर आधारित है विद्यार्थियों। ये कैसी विचारधारा है? सहभागिता, यानी सब मिलकर कार्य करो, प्रबंधक हो या फिर कर्मचारी हो, सब मिलकर कार्य करने की ये विचारधारा पर आधारित है, जो ये स्वीकार क्या करती है कि लोग स्वयं के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों वो उद्देश्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। विद्यार्थियों गौर करें, ये विचारधारा सहभागिता की विचारधारा है पर आधारित है, जो यह स्वीकार करती है कि लोग स्वयं के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य, जो कर्मचारियों ने स्वयं निर्धारित लक्ष्य किए हैं, उनके उद्देश्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होने चाहिए। जो उनको उद्देश्य प्राप्त करने जो उन्होंने स्वयं निर्धारित किए, उनके प्रति उनका पूरा निष्ठावान होना चाहिए। विद्यार्थी गौर करें। चौथा बिंदु, उद्देश्यों के निर्धारण पर जोर, ना कि क्रियान्वयन पर। ये हमेशा अपने उद्देश्यों के जो निर्धारण होता है, जो उन्होंने निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो योजना बनी है, उन पर जोर दिया जाता है, ना कि क्रियान्वयन पर जोर दिया जाता है। ये उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति की विशेषताओं को हमने पढ़ा विद्यार्थियों। अब उद्देश्य द्वारा प्रबंध से किस किस को लाभ होता है विद्यार्थियों? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध से 3 जनों को लाभ हो रहा है। पहला, संस्था को लाभ हो रहा है। दूसरा, उच्च प्रबंधकों को, जो विभिन्न प्रकार के संगठन के अंदर उच्च प्रबंधक होते हैं, उन्हें लाभ हो रहा है। तीसरा, अधीनस्थ कर्मचारियों को। विद्यार्थियों गौर करें, उद्देश्य द्वारा प्रबंध में किन किन को लाभ हो रहा है? संस्था को हो रहा है, उच्च प्रबंधकों को हो रहा है और अधीनस्थ कर्मचारियों को लाभ हो रहा है। अब मुख्य रूप से इन तीनों को जो लाभ क्या क्या हो रहे हैं, इन तीनों को हम अलग अलग रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों गौर करें। तो पहला है, संस्था को क्या लाभ हो रहा है? विद्यार्थियों गौर करें, संस्था को उद्देश्य द्वारा प्रबंध में एक श्रेष्ठ प्रबंधन मिल रहा है, श्रेष्ठ नियोजन मिल रहा है। विद्यार्थियों, संगठन की स्पष्टता आती है, वचनबद्ध निष्पादन होता है और प्रभावी नियंत्रण होता है। विद्यार्थियों, जब उद्देश्य द्वारा प्रबंध मुख्य रूप से जहाँ कार्य करता है, तब संस्था में क्या लाभ मिलते हैं? संस्था को क्या क्या लाभ मिलते हैं? गौर करें, 5 लाभों को मैं बताऊंगा। श्रेष्ठ प्रबंधन होता है, श्रेष्ठ नियोजन होता है। जहाँ प्रबंधन अच्छा होगा वहाँ नियोजन, एक योजना अच्छी होगी तो वहाँ प्रबंधन अच्छा होगा, प्रबंधन अच्छा होगा तो संगठन में स्पष्टता आएगी। संगठन में स्पष्टता कब आती है? जब हम हमेशा वचनबद्ध होते हैं, वचन से कार्य करते हैं, वचनबद्ध होते हैं। हम निष्पादन कैसा करेंगे? वचन के आधार पर करेंगे। और प्रभावी नियंत्रण, हमेशा नियंत्रण कैसा होगा? प्रभावी नियंत्रण होगा। तो संस्था को ये 6 प्रकार के लाभ होते हैं। तो श्रेष्ठ प्रबंधन में अगर हम बात करें तो श्रेष्ठ प्रबंधन में क्या लाभ होता है? प्रबंधक की कौशलता बढ़ती है और निष्पादन में सुधार आता है। इसे प्रणाली में अपनाने से प्रबंधक अपने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। तो श्रेष्ठ प्रबंधन से क्या होता है? प्रबंधकीय, विद्यार्थी गौर करें, प्रबंधकीय कौशलता बढ़ती है, प्रबंधकीय कौशलता बढ़ती है। विद्यार्थियों, प्रबंधकीय कौशलता बढ़ती है तो निष्पादन में सुधार आएगा, निष्पादन में सुधार आएगा। विद्यार्थियों, प्रबंधक की कौशलता बढ़ती है, श्रेष्ठ प्रबंधन ने प्रबंधक की कौशलता के माध्यम से निष्पादन में सुधार आएगा और प्रबंधक अपने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। इस माध्यम से प्रबंधक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थियों गौर करें, प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थियों गौर करें, एक श्रेष्ठ प्रबंधन के माध्यम से प्रबंधक की कौशलता में विकास होता है, निष्पादन में सुधार आएगा और प्रबंधक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। श्रेष्ठ नियोजन, एक अच्छी प्लानिंग अगर होगी तो हमें क्या फायदा होगा? कार्य की योजना के निर्माण में, कार्य की योजना अच्छी बनेगी। कार्य योजना में विद्यार्थी गौर करें, कार्य योजना निर्माण में, उत्तरदायित्व के निर्धारण में एक प्रभावी नियोजन होगा। विद्यार्थियों गौर करें, प्रभावी नियोजन होगा। गौर करें, संगठन की अगर स्पष्टता होगी तो विद्यार्थियों क्या होगा? इस प्रणाली से संगठनात्मक भूमिकाओं, संरचनाओं, सत्ता, दायित्व, कार्य की स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। यानी कि संगठन की भूमिका में
संगठन की भूमिका में संरचनाओं में विद्यार्थियों और दायित्व में और कार्यभार में स्पष्टता आएगी। विद्यार्थियों गौर करें, कार्यभार में स्पष्टता आएगी। वचनबद्ध निष्पादन में कर्मचारियों में अपने कार्य उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता उत्पन्न कर देता है। वचनबद्ध क्या करेगा? कर्मचारियों में अपने कार्य के प्रति, कर्मचारियों में अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता उत्पन्न कर देता है। प्रतिबद्धता उत्पन्न कर देता है और प्रत्येक कर्मचारी के समक्ष अपने लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और प्रत्येक कर्मचारी के सामने अपने लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। अपने लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। विद्यार्थियों प्रभावी नियंत्रण, विद्यार्थियों आपको पता ही है कि अगर नियंत्रण अच्छा होता है तो कर्मचारियों में जो लक्ष्य है, उनकी योजनाएं हैं, क्रियाकल्प है, उसमें प्रगति आएगी और नियंत्रण हमेशा बना रहेगा। लक्ष्यों को आराम से प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थियों गौर करें, ये प्रमुख रूप से संस्था को लाभ थे। अब एक उच्च प्रबंधकों को क्या लाभ होंगे? विद्यार्थियों गौर करें, उच्च प्रबंधकों को क्या लाभ होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों उच्च प्रबंधक जो संगठन के अंदर उच्च प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं, उन्हें क्या लाभ होंगे? अधीनस्थों को उस सही रास्ते पर ले जाने में आसानी मिलेगी। उन्हें प्रबंधकों को अधीनस्थों को सही रास्ते पर ले जाने में आसानी मिलेगी। अगर उद्देश्य के द्वारा प्रबंध होगा तो एक प्रबंधक अधीनस्थों को सही रास्ते पर ले जाएगा। अधीनस्थों को कार्य के मूल्यांकन का उचित आधार मिल जाता है। अगर विद्यार्थी उच्च प्रबंधकों को अधीनस्थों को मूल्यांकन करना है, अधीनस्थ जो कर्मचारी उनका मूल्यांकन करना है, तो उन्हें उचित आधार मिल जाता है। विद्यार्थियों विभागों एवं कर्मचारियों के मध्य समन्वय सरल हो जाता है। विभागों और कर्मचारियों के मध्य समन्वय सरल हो जाता है। अधीनस्थों को आसानी से अभिप्रेरित किया जा सकता है। विद्यार्थियों ये उच्च प्रबंधकों को मुख्य रूप से 4 प्रकार से लाभ होता है। क्या क्या विद्यार्थी गौर करिए, एक बार वापिस सुने। अधीनस्थों को सही रास्ते पर ले जाया जा सकता है। अधीनस्थों को के कार्यों का मूल्यांकन उचित आधार पर किया जा सकता है। विभागों एवं कर्मचारियों के मध्य जो विभाग है और कर्मचारी उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। अधीनस्थों को आसानी से अभिप्रेरित, उन्हें मोटिवेट करके कार्यों की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों ये प्रमुख रूप से उच्च प्रबंधकों को लाभ है। अब अधीनस्थों को क्या लाभ है? विद्यार्थियों वो तो प्रबंधकों को लाभ हुआ, अब अधीनस्थों को जो कर्मचारी है, अधीनस्थ कर्मचारी, उन्हें क्या लाभ होगा उद्देश्य के द्वारा प्रबंध में? गौर करें, मैंने इनको कुछ बिंदुओं के हिंट के माध्यम से समझाया है, आप आराम से समझ सकते हैं। अधीनस्थों को लाभ, उनमें एक व्यक्तिगत पहलपन की भावना आएगी। अधीनस्थों में क्षमता में वृद्धि होगी। उद्देश्य के द्वारा प्रबंध के माध्यम से विद्यार्थियों गौर करें, व्यक्तिगत पहलपन, वो स्वरुचि लेकर हर कार्य को करने की उनमें पहलपन आएगी, उनमें जिज्ञासा आएगी और उनकी क्षमता में वृद्धि होगी। अधीनस्थों में लक्ष्यों का ज्ञान होगा अतः प्राप्ति आसान हो जाएगी। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध के माध्यम से प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी में लक्ष्यों का उनके लक्ष्यों में अभिवृद्धि आएगी, उनके लक्ष्यों को उनको ज्ञान होगा और वो उन हर परिणाम तक पहुंचने में उनकी प्राप्ति आसान हो जाएगी। अगर लक्ष्यों का ज्ञान हो जाएगा और परिणाम तक प्राप्ति आसान हो जाएगी तो कार्य में उनकी संतुष्टि होगी और कार्य में संतुष्टि के साथ वृद्धि भी होगी और निराशा समाप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों गौर करें, निराशा समाप्त हो जाएगी। अधिक कार्य करने के लिए वो प्रेरित होंगे। विद्यार्थियों वो ज़्यादा से ज़्यादा, एक प्रबंधक आपने ऊपर पढ़ा था कि उच्च प्रबंधकों को क्या लाभ होता है? अधीनस्थों को आसानी से वो अभिप्रेरित करते हैं और इससे अधीनस्थों को ये लाभ होगा कि अधिक कार्य करने के लिए वो प्रेरित होंगे, अधिक कार्य करने के लिए वो अभिप्रेरित हो जाएंगे उच्च प्रबंधकों से। और वरिष्ठ प्रबंधकों से संपर्क होने से उनकी जो कई भ्रांतियां होती है वो मिट जाएगी। सीधा डायरेक्ट अगर वरिष्ठ अधिकारियों से उनका संपर्क होगा तो उनकी जो भ्रांतियां है वो मिट जाएगी। विद्यार्थियों गौर करें, अधीनस्थों के लाभों में हमने क्या पढ़ा? व्यक्तिगत पहलपन करेंगे, क्षमता में उनकी वृद्धि आएगी, लक्ष्य का ज्ञान होगा अथवा प्राप्ति आसानी से कर सकेंगे, कार्य संतुष्टि में वृद्धि होगी तो निराशा उनकी समाप्त हो जाती है, अधिक कार्य करने के लिए वो प्रेरित होंगे। वरिष्ठ प्रबंधकों से उनका सीधा संपर्क जुड़ जाता है तो विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां है
वो मिट जाती है। इस आधार पर हमने उद्देश्य को प्रबंध की हमने प्रमुख रूप से भूमिकाओं को समझा, उनकी विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को समझा, फिर उद्देश्य के द्वारा प्रबंध की प्रकृति और उसकी विशेषताओं को समझा, फिर उद्देश्य द्वारा प्रबंध में किस किस को लाभ होता है उसके बारे में समझा, संस्था के लाभों को समझा, उच्च प्रबंधकों के लाभों को समझा, अधीनस्थों को लाभों को समझा। इस सब समझने के बाद कई प्रबंध शास्त्री विद्वान हुए जिन्होंने उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवहेलना की, इनको सही ढंग से नहीं बताया। ये तो मुख्य रूप से पहले आप किसी की विशेषता बताओगे तो आपको सीमाएं उसकी बुराई बताना जरूरी होता है। तो हम अब उद्देश्य द्वारा प्रबंध की बुराइयों को पढ़ेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। गौर करें विद्यार्थियों, जो ये लास्ट आज उद्देश्य द्वारा प्रबंध के टॉपिक में रहा है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध की बुराइयां। विद्यार्थियों गौर करें, उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई आएगी। कुछ विद्वान हुए, कुछ प्रबंध शास्त्री हुए, वो कह रहे हैं कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध में उद्देश्य की जो हम मुख्य रूप से जो हमारा उद्देश्य होता है, परिणाम होता है, उसके निर्धारण में हमें कठिनाइयां आएगी। संतुलन की समस्या होगी, बैलेंस नहीं बना हुआ रहेगा और बेलोचता की कठिनाई आएगी। विद्यार्थियों गौर करें, 3 मुख्य रूप बिंदुओं से समझाया गया। उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई कैसे आएगी, गौर करें विद्यार्थियों। उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई, उद्देश्य के निर्धारण में कठिनाई यानी हम उद्देश्यों को नहीं समझ पाएंगे, उसका निर्धारण नहीं कर पाएंगे, उसमें कठिनाई आएगी। यानी कि भावी अनिश्चितताएं, पूर्व अनुमान में कठिनाई आएगी। जो भावी अनिश्चितता है, जो निश्चित नहीं है, जो अनिश्चित है, उसे समझने में हमें कठिनाई आएगी। पूर्व अनुमान जो हम लगा रहे हैं उसमें भी कठिनाई आएगी। और गतिशील वातावरण, जो वातावरण बदलता रहता है, उसमें हम जो उद्देश्य जो पहले निर्धारित करते हैं उसमें भी हमें समस्या आएगी। और सरकारी नीतियाँ, वो भी यहाँ समस्या का कारण बनेगी। जो हमेशा सरकारी नीतियाँ बदलती रहती है, वो यहाँ उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई में हमने क्या समझा, भावी अनिश्चितताओं में हमें कठिनाई आएगी। पूर्व अनुमान अगर हम जो लगा रहे हैं संगठन को चलाने में, वहाँ भी कठिनाई आएगी। गतिशील वातावरण में कठिनाई आएगी और सरकारी नीतियाँ जो बदलती रहती है उसमें हमें कठिनाई आएगी। संतुलन की समस्या, संतुलन की समस्या यह है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करना महत्वपूर्ण समस्या रहेगी। एक अल्पकालीन हम संगठन चलता है, एक दीर्घकालीन संगठन चलता है, उसमें सामंजस्य कैसे करें, उसको बैलेंस कैसे करें, उसमें हमें महत्वपूर्ण समस्या आएगी उद्देश्य के द्वारा प्रबंध में। और बेरोजगार की कठिनाई, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। नीतियाँ, प्राथमिकता या दशाओं में तेजी से परिवर्तन होने के कारण कई विभिन्न प्रकार के संगठन में नीतियाँ परिवर्तन रहती है, प्राथमिकताओं में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन होने के बाद भी अनेक अनुरूप उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। उनके अनुरूप अगर एक नीतियाँ बदल रही है, एक प्राथमिकताएं बदल रही है, संगठन की तेजी से जो परिवर्तन आते हैं उनके अनुरूप भी उद्देश्य के द्वारा प्रबंध में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। कर्मचारियों में अवास्तविकता अनुसरण करने लगती है और इससे उद्देश्य अर्थहीन हो जाते हैं। विद्यार्थियों कहने का मतलब ये सीधी सी बात है कि बेलोचता में नीतियाँ होती है, विभिन्न प्रकार के संगठन में प्राथमिकताएं होती है, तो विभिन्न प्रकार के संगठन में प्राथमिकताएं और नीतियों में परिवर्तन आ जाता है, मगर उद्देश्य के द्वारा प्रबंध में वो परिवर्तन उनके अनुसार नहीं लाया जाता है, तो कर्मचारियों में अवास्तविकता उत्पन्न होती है, उनके अनुसार कार्य नहीं हो पाता है, तो उद्देश्य अर्थहीन हो जाता है। विद्यार्थी गौर करें तो हमने 3 रूपों में पढ़ा उद्देश्य द्वारा प्रबंध की बुराइयों को। उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई, संतुलन में कठिनाई, अल्पकालीन संगठन और दीर्घकालीन संगठन में उद्देश्य सही सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है और वे महत्वपूर्ण समस्या उभर कर सामने आती है। बेरोजगार की कठिनाई के बारे में हमने पढ़ा। विद्यार्थी गौर करें, कुछ अन्य समस्या भी जो उभर कर सामने आई उनको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। उच्च प्रबंध की सहभागिता या सहयोग का अभाव रहता है। विद्यार्थियों जो उच्च प्रबंधक होते हैं उनकी सहभागिता यानी साथ में मिलकर कार्य करना, उसका अभाव रहता है। विद्यार्थियों इतने बड़े संगठन में उद्देश्य द्वारा प्रबंध में प्रबंधकों का कार्य के प्रति सच्ची निष्ठा का अभाव रहता है। विद्यार्थी सहयोग ही नहीं रहेगा तो सच्ची निष्ठा भी नहीं रहेगी। और कुछ प्रबंध शास्त्री कहते थे कि इसमें समय और खर्च ज़्यादा होता है, तो यहाँ भी ये इसकी बहुत बड़ी सीमा है। वरिष्ठ प्रबंधक तथा अधीनस्थ में संघर्ष पाया जाता है। विद्यार्थियों बड़े बड़े जो कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी और बड़े बड़े जो वरिष्ठ प्रबंधक होते हैं उनमें आपस में सामंजस्य नहीं होता है और उनमें संघर्ष की भावना रहती है। और यहाँ ये देखने को मिला। अल्पकालीन लक्ष्यों पर ये अधिक बल देता है, दीर्घकालीन लक्ष्यों पर बल न देकर अल्पकालीन लक्ष्यों पर अधिक बल देता है, जो संगठन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये विभिन्न प्रकार की अन्य बुराइयां भी इस प्रकार सामने आई। उच्च प्रबंधकों की सहभागिता सहयोग का अभाव रहा, प्रबंध के कार्यों के प्रति सच्ची निष्ठा का अभाव रहा, समय और खर्च यहाँ ज़्यादा है। इस प्रणाली और इस अवधारणा के अंदर वरिष्ठ प्रबंधक तथा अधीनस्थों में संघर्ष यहाँ पाया जाता है। अल्पकालीन लक्ष्यों पर यह अधिक बल दिया जाता है, तो दीर्घकालीन संगठन यहाँ नहीं टिक पाते हैं। विद्यार्थियों गौर करें। तो इसी आधार पर हमने आज उद्देश्य द्वारा प्रबंध को समझने का प्रयास किया विद्यार्थियों।
और अगले वीडियो के अंदर हम अपवाद द्वारा प्रबंध को समझेंगे और उसके बाद व्यू रचनात्मक प्रबंध को समझेंगे। फिर प्रबंध के सिद्धांत और तकनीक के अध्याय को पूरा करने के बाद हम प्रबंध की प्रक्रिया, प्रबंध के प्रमुख और सहायक कार्य और विभिन्न प्रकार के प्रबंध की भूमिकाओं को समझने का प्रयास करेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि आप हमेशा ऐसे ही और हर कड़ी में बने रहें और मुख्य रूप से इन नोट्स को भी बनाते रहें। और मैं हमेशा की तरह आपसे प्रश्न जो पूछता हूँ, तो अगले जो वीडियो के अंदर मैं एक प्रश्नोत्तरी डालूंगा, जो विभिन्न प्रकार के आज तक जो पढ़ा है उसकी प्रश्नोत्तरी बनाऊंगा। और एक वीडियो के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार जो पेपर लिया था 12वीं का, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।